बच्चों जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और ठीक से पढ़ रहे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ फिर से एक बात करेंगे। क्लास 10th जो 2026 में बिहार बोर्ड एग्जाम देने वाले जितने भी सभी विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए हिंदी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपको जरूर देखने को मिल रहा होगा। एक बार फिर से आप सभी के लिए एक धमाकेदार मजेदार एक ऑब्जेक्टिव आपसे बात करेंगे जो क्लास 10th का हिंदी गोधुली का चैप्टर नंबर आपका जो 5 है वो है नागरी लिपि। कौन सा है? नागरी लिपि, जिसका लेखक है गुणाकर मूले। आज उनके बारे में आज बात करेंगे, उनकी पूरे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, इस चैप्टर का पूरे डिटेल्स की बात करेंगे, इसके अंदर कौन कौन सा निचोड़ पॉइंट्स है। तो जितने भी आप सभी लोग अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो JMS स्टडी एकेडमी आपका यूट्यूब चैनल है। एक बार फिर से मैं बता दूं, आप लोग जुड़े होंगे, एक बार जितने लोग नए होंगे एक बार फिर से उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको फिर से मैसेज ऐसा मिल सके और ऐसा नई वीडियो का फायदा फिर से आप उठा सके। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे बात करेंगे इस ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो कि इस प्रकार आपका है। तो चलिए क्या क्या है कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है, यानी भारतीय लिपियों की कहानी जो है इस पुस्तक के रचयिता कौन है, यानी लेखक कौन है। तो चलिए ऑप्शन वाइज ऑप्शन हम लोग देखते चलते हैं। यानी इस कहानी का रचयिता जो पुस्तक रचयिता है वो है कौन? ऑप्शन नंबर डी यानी गुणाकर मूले। कौन सा है? गुणाकर मूले। इसके साथ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लाखों की लिपि को कहा है, यानी लेखों की जो लिपि है उसको क्या कहा है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी नंदी नागरी। क्या बोलते हैं? नंदी नागरी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बाबू की 12वीं सदी के केरल के कौन सा? 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर बिरकेलस जैसे शब्द लिपि में अंकित है, यानी क्या अंकित है। तो चलिए इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी देवनागरी। क्या है? देवनागरी। इसका क्वेश्चन नंबर 4 में कि हिंदी लिखी जाती है, यानी हिंदी शब्द जो हम लोग लिखते हैं एग्जामिनेशन में लिखते हैं ऐसा दो तरीके का आप देखने को मिलता होगा। जो विद्यार्थी एग्जाम का पेपर में इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में आंसर लिखते हैं वो रोमन लिखाता है, और जो हिंदी में लिखता है वो उसको क्या बोलते हैं? रोमन क्या बोलते हैं, सॉरी देवनागरी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? देवनागरी। तो आप सबको पता होगा जो शब्द हिंदी हम लोग लिखते हैं वो किस भाषा में होता है, तो यानी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में कि क्या है कि वेद मादान पत्र क्या है? वेद मादान पत्र क्या है? किस समय का है, यानी वेद मादान पत्र किस समय का है। तो चलो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी 1020 ईस्वी का है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में है कि नागरी लिपि के किसके? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिले हैं, यानी नागरी लिपि का जो हमें आरंभिक लेख वो क्हां से मिले हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी दक्षिणी भारत से। कहां से? तो दक्षिणी भारत से हमको मिली है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कि भारत में किसमें? भारत का इतिहास और संस्कृति नामक पुस्तक किनकी रचना है? किनकी रचना है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी गुणाकर मूले का। किनका है? तो गुणाकर मूले का। आप देख सकते हैं सीरियल वाइज आपको दिया गया है। आगे आपका है ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है, यानी सूर्य नामक जो पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी फिर से यानी गुणाकर मूले जी के द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में कि किस शासक का लेख, यानी किन शासक का जो लेख है वो नंदी नागरी में नहीं है, उनका नाम जो है वो नंदी नागरी में नहीं, उनका लेख नंदी नागरी में नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी इन सभी में उनका नंदी नागरी में नहीं है। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में है कि देवनागरी लिपि में कौन भाषा नहीं लिखी जाती है, यानी देवनागरी जो भाषा होता है बाबू इसमें कौन सा भाषा है जो नहीं लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका होगा बाबू सी यानी तमिल भाषा को नहीं लिखा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 में कि गुणाकर मूले ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है, यानी किन भाषाओं से भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों। कौन सा भी है? तो ब्राह्मी लिपि और सिद्धगम लिपि।
आगे क्वेश्चन नंबर 12 में, उत्तर भारत में, किसमें, उत्तर भारत में नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? तो चलिए इसका अब देखते हैं कि उत्तर भारत में हम लोग नागरी लिपि को किस नाम से जानते हैं। तो वो ऑप्शन नंबर ए यानी देवनागरी लिपि के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 में कि महमूद गजनबी द्वारा, किनके द्वारा, महमूद गजनबी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है? यानी मोहम्मद गजनबी द्वारा जो सिक्का चलाया गया था वो किस लिपि में लिखा गया है? चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी ब्राह्मी लिपि में, किसमें, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कि मराठी भाषा की लिपि है, यानी जो मराठी भाषा है उसकी लिपि क्या है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी फिर से देवनागरी। आगे क्वेश्चन नंबर 15, मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है यानी अलग है, जो मराठी भाषा में नहीं है, अलग है? ऑप्शन नंबर बी यानी ला। क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी जो ला जो है वो मराठी भाषा से क्या है, बिल्कुल भिन्न है, अलग है। 16 नंबर पे फिर से देखते हैं क्या है कि बांग्ला लिपि कौन सा है? बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। क्या है बाबू? माँ, बहन, पुत्री। चल देखते ऑप्शन नंबर सी यानी बहन है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? मत्स्य खेट के, किसके, तो मत्स्य खेट के राष्ट्रकूट तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में प्राप्त हुए हैं? देखते हैं, चलिए इसका एक बार फिर से किस लिपि में प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी नंदी नागरी में, किसमें, नंदी नागरी के रूप में प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर रामसिया की आकृति और नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है? तो चलिए इसका देखते हैं कौन सा है बाबू? तो ऑप्शन नंबर बी यानी अकबर ने, किसने, तो अकबर ने। इसके साथ आगे क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? तो चलिए देखते हैं 19 में बाबू की मालवा में नागरी लिपि का प्रयोग होता था, यानी मालवा में नागरी लिपि का जो प्रयोग होता था वो कैसा होता था, इसका उल्लेख किसने अपनी पुस्तक में किया है? ऑप्शन नंबर ए यानी कौन सा बाबू? तो अल्बेरुनी, किसमें, अल्बेरुनी। 20 में क्या है? तो राष्ट्रकूट शासन की नींव किसने डाली थी, यानी राष्ट्रकूट की जो शासन था उसका नींव यानी जब किसने डाला था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी दंती दुर्ग ने, किसने, दंती दुर्ग ने। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 में कि हिंदी के आदि कवि कौन है? यानी जो हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी सब्जेक्ट उस हिंदी का आदि कवि कौन है? यानी ऑप्शन नंबर ए यानी सरहपाद। कौन है? सरहपाद है। उसके बाद 22 नंबर है कि अमोघ वर्ष कौन था, यानी अमोघ वर्ष जो है वो कौन था? तो जय देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी प्रख्यात विद्वान एक का, कौन था? एक विद्वान था। 23 नंबर है कि मिहिर भोज कौन सा है? तो मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है, यानी जो ग्वालियर प्रशासित है वो किस भाषा में है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी संस्कृत भाषा में। किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। आगे क्वेश्चन नंबर 24 में बाबू कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने, यानी देवनागरी लिपि में जब मुद्रण के टाइप्स जो है वो कब बने? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 2 सदी के पहले। कब बना था? तो 2 सदी के पहले बना था बाबू। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 में कि बेतमा कहाँ है, यानी बेतमा जो है वो कहाँ है? पटना में है, पुणे में, इंदौर में, इलाहाबाद में, किसके पास है? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी इंदौर के पास है। किसका वहां पे है? तो इंदौर के पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में है कि दक्षिण भारत के किस राजा, यानी दक्षिण भारत के किस राजा के पलियम ताम्रम मिले हैं? तो चलिए देखते हैं इन सब का भी आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी यानी राजा वरगुण। कौन सा है? राजा वरगुण। चलिए इसके साथ आप लोग भी कमेंट करके, लाइक कमेंट करके बताते रहिएगा। इसके साथ साथ चलिए आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 27 में नागरी लिपि निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, यानी नागरी लिपि जो पुस्तक है, सॉरी निबंध जो है वो किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी अक्षरों की कहानी से। किससे लिया गया है? तो अक्षरों की कहानी से लिया गया है। उसके साथ 28 नंबर का है कि आरंभिक हिंदी का साहित्य, यानी आरंभिक हिंदी का जो साहित्य है वो कब से मिलने लग जाता है? तो देखते हैं कि कब से इसको मिलने लग जाता है बाबू। तो ऑप्शन नंबर ए यानी 8वीं 9वीं सदी से। कब से? तो 8वीं 9वीं सदी से ये भाषा जो है, ये साहित्य जो मिलने लगता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 में कि सिद्धगम क्या है,
क्या बाबू, तो सिद्धगम क्या है, मंत्र है, सिंध योगी है, साधु क्या है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार की क्या है, एक लिपि है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। नेवारी भाषाएं कौन सा है, नेवारी, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किनसे, तुलनागरी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि श्रवण कौन सा बाबू, तो श्रवण बेलगोला यानी श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है, तो किससे, किस धर्म से है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी जैन धर्म से। किससे है, जैन धर्म से। आगे क्वेश्चन नंबर 32 में, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि गणित सार का है, सॉरी गणित सार है बाबू, कौन सा है, गणित सार संग्रह की रचना किसने की है, यानी गणित सार संग्रह की रचना किसने की? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी महावीर चार्य ने। किसने किया था, तो महावीर चार्य ने। क्वेश्चन नंबर 33 में आगे बढ़ते हैं कि दोहा कोश किसकी रचना है, यानी जो दोहा कोश है वो किसकी रचना है? तो चलिए देखते हैं दोहा कोश में ऑप्शन नंबर डी यानी सारा पादके। किनकी, सारा पादके। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि नागरी लिपि कब एक सर्वाधिक लिपि थी, यानी कब एक सर्वाधिक लिपि थी? तो 34 का ऑप्शन नंबर सी यानी 8वीं से 11वीं सदी में। कब था, तो 8वीं से 11वीं सदी में। आगे क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा, यानी गुप्तों की जो राजधानी था बाबू उसको क्या कहा जाता होगा, यानी देखते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी देवनगर। क्या कहा जाता है, तो देवनगर कहा जाता होगा। इसके साथ है क्वेश्चन नंबर 36 का, 36 है कि इस्लामी शासक का आरंभ काल है, इस्लामी शासक जो है वो आरंभ काल क्या है? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी 12वीं सदी से। कब आरंभ हुआ था, तो 12वीं सदी से। आगे क्वेश्चन नंबर 37 कि गुणाकार मूल्य ने मिडिल स्तर तक की पढ़ाई किस भाषा में की थी? जो उनकी पढ़ाई हुई तो वो मिडिल स्तर की जो पढ़ाई हुआ था वो किस स्तर तक हुआ था, किस भाषा में हुआ था? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी मराठी भाषा में। किस भाषा में, तो मराठी भाषा में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 में कि मूल्य ने बोले तो या गुणाकार मूल्य ने बोले तो यानी मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहां पर की? अंग्रेजी और हिंदी की जो पढ़ाई थी वो कहाँ किए थे? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी वर्धा में। कब कहाँ किए थे, तो वर्धा में। आगे है कितना 39 नंबर बाबू कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसमें यानी नेपाली जो भाषा होता है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी यानी देवनागरी लिपि में। कौन सा है, तो देवनागरी लिपि में। चलिए इसके साथ इसका आखिरी प्रश्न देखते हैं आगे कि ये जो शब्द आपको दिया गया जो मराठी का कोई शब्द है वो ये अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? ऐसा जो शब्द लिखा गया कुछ देखिए आप तो किस भाषा संबंध है, तो ये जो आपका लैंग्वेज है वो आपको अधिकतर देखने को मिलता होगा मराठी लैंग्वेज जहां लिखा होता है वहां पे, यानी किस भाषा से बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी यानी मराठी से। कहां से, मराठी से। चलिए इसके साथ साथ आपका यहाँ तक आपका ये आपका कंप्लीट होता है। इसके साथ अगले बार मिलेंगे आपको हम अगले वीडियो के साथ। जब तक कि आप इसको देखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर से एक बार अगले बार मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, जय हिंद।